सुने सुने, आसिफ इंजीनियरिंग वाला सवाल करते हैं, सवाल की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, नोट उसने मांगा नहीं हुआ वो आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। लेकिन ये सवाल शुरू करने से पहले वैसे ही ज़रा थोड़ी सी डिस्कशन, एक जनरल सी। एक्रूअल प्री पेमेंट्स का टॉपिक आपको पढ़ाया था मैंने आपको कहा था कि स्टेशनरी क्या होती है, एक एक्सपेंस ही है, ठीक है जी, जैसे कोई और एक्सपेंस होता है। हमने जो स्टेशनरी ख़रीदी और इस पीरियड में इस्तेमाल नहीं कर सके और वो क्लोजिंग डेट पर हमारे पास बची पड़ी है, तो उसको भी एक्सपेंस कहेंगे ना। वो क्या था? स्टॉक, एसेट होता था, ठीक है ना। यानी कि स्टेशनरी एक्सपेंस का अगर लेजर हो और मैं कहूँ कैश किस तरफ आता है इस एक्सपेंस के लेजर में, तो आप कहते होते थे एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। कोई फिगर अज्यूम कर लो ऐसे, 100 रुपये। फिर साल के स्टार्ट में कुछ पिछले साल की स्टेशनरी पड़ी हुई थी अनइस्तेमाल्ड, ठीक है जी, उसको आपने यहाँ पे लिख लिया, लेट से ये 22 रुपये की पड़ी थी, ठीक है। फिर क्लोजिंग आपने गिनती की है, पेन वगैरह आपके पास स्टॉक में पड़ी हुई थी, कोई 18 रुपये की इन्वेंट्री, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही? 100। ये 104 रुपये कहाँ जाता था? प्रॉफिट एंड लॉस में स्टेशनरी एक्सपेंस के नाम से, ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो बैलेंसिंग निकाला है मैंने इस सवाल के अंदर, ये भी पहले आ सकता है, बैलेंसिंग क्लोजिंग निकाल लेते फिर, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करें इसकी प्रेजेंटेशन की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में, तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस के अंदर वो सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह होता था, ठीक है ना। एक्सपेंसेस के अंदर आपका ये एक्सपेंस नजर आता था, कितने से जी, कितनी अमाउंट का? 104 का स्टेशनरी एक्सपेंस, 104 एक्सपेंस, यानी कि जो स्टेशनरी, यूँ भी कह सकते थे ना, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है। और बैलेंस शीट में ये करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी का क्लोजिंग ही होता है, अभी बैलेंस शीट में क्लोजिंग होता है, कल हमें पता लग गया था, ओपनिंग तो बैलेंस शीट में आ नहीं सकता। बहरहाल क्लोजिंग लिखा हो ना लिखा हो, बैलेंस शीट वाला स्टॉक क्लोजिंग ही होता है, ठीक है। तो स्टेशनरी का स्टॉक 18 रुपये, ये सीखा हुआ है हमने, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये स्टेशनरी का स्टॉक है, ऑफिस सप्लाईज का स्टॉक है, बोला था ना, इस तरह के नाम बोले हुए थे पहले, ठीक है ना। ऑफिस सप्लाईज भी स्टेशनरी को ही कहते हैं। ऐसे ही बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ना, जहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स, बड़ी बड़ी मशीनरीज लगी होती हैं, जैसे ये 3 कमरों को मिला के तो सिर्फ एक प्लांट लगा हुआ है, तो ऐसे बड़े बड़े सेटअप्स के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, उनके पास स्पेयर पार्ट्स वो भी इसी तरह से है, जैसे यहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी है किसी दफ्तर के अंदर, एक ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अब अगर स्टोर्स एंड स्पेयर्स उनको कहा जाता है, ठीक है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अब ये भी एक एक्सपेंस का ही लेजर है एक तरह से। हम जो स्टोर स्पेयर्स के आइटम्स खरीदते हैं उसकी एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसे ही कोई अज्यूम कर लें 500 रुपये मिसाल के तौर पर, ठीक है जी। ओपनिंग डेट पर हमारे पास 120 रुपये का स्टॉक पड़ा हुआ था, ठीक है जी। और क्लोजिंग डेट पर आप कह सकते हैं जी 110 रुपये का पड़ा हुआ है, तो क्या आ गई बैलेंसिंग फिगर? 500, इसको आप कर लें 90, 500 यार, ठीक है, मैं 500 की फिगर ही हटा देता हूँ, चलो आप ऐसे कंफ्यूज ना हो, जैसे यहाँ पे 100 104 आया आप सोच रहे थे, ठीक है ना, तो आप इस क्लोजिंग को ले जाएं 200 पे, पहले बताएं आप 4, आपका अपना नंबर आ गया, अब ये मेरा कसूर नहीं है, ओके। अब ये 420 जो है, ये 420 क्या है जी? स्टोर एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड,
जो इस पीरियड में कंज्यूम हो गए, खर्च हो गए, दिस इज एन एक्सपेंस। तो हम यूँ लिखेंगे जी, स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो कंज्यूम्ड हो गए, इसको आप एक्सपेंस भी कह सकते हैं, स्टोर एंड स्पेयर एक्सपेंस, कंज्यूम हो गए ना एक्सपेंस। ये हमने इस वक्त निकाला बैलेंसिंग, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो एक्सपेंस के अंदर ये भी आप कह लें फिलहाल एक्सपेंसेस में, कोई ये बहस ना करे, कॉस्ट ऑफ सेल में नजर आता है, ठीक है ना। बस इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंसेस में स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, ठीक है जी। ये भी एक्सपेंस है, कितना आ गया 420। और स्टॉक के अंदर स्टोर्स एंड स्पेयर्स का जो स्टॉक पड़ा होगा, ठीक है 200। ये बात समझ में आती है। अब ना जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स होते हैं ना, इसमें सारे ही स्पेयर पार्ट्स ऐसे नहीं होते कि जो छोटे मोटे ही हों। अब इतनी बड़ी आपके सामने मैंने अभी मिल लगा दी, 3 कमरों जितनी, सिर्फ प्लांट ही लगा हुआ, उनका मशीनरी लगी हुई है, तो ज़रूरी तो नहीं उसमें सिर्फ नट बोल्ट ही लगते होंगे। दोनों तरह के खर्चे हो सकते हैं जो हमें उसकी रिपेयर के लिए करने पड़ रहे हों। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी हमारे इस प्लांट के अंदर कुछ फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, वो फ़िल्टर्स जो हैं वो हर महीने चेंज होने हैं, उनके साथ उसकी वॉशर्स भी लगती हैं, नट बोल्ट भी लगते हैं, हर चीज़ नई आ जाती है। अब एक ये स्पेयर पार्ट्स हैं जो हर महीने बाद एक्सपेंस नेचर की चीज़ है, ठीक है, यूज़ हो रहे हैं। और इसी तरह से इसी बड़े प्लांट के अंदर अगर मोटरें लगी होंगी तो आप जितनी मोटरें होंगी, ठीक है। अब वो मोटरें भी इसका स्पेयर पार्ट ही है, क्योंकि प्लांट तो 50 साल 60 साल के लिए लगाया होता है, यूज़फुल लाइफ उसकी, ठीक है। अब उसमें जो मोटर लगी हुई है वो मोटर 2 साल 3 साल 4 साल बाद जल गई, पुरानी हो गई, वो चेंज कर दी जाती है। अब वो बड़ी बड़ी मोटरें भी स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स के अंदर ही पड़ी होती हैं। जब आप कैफ में जाएंगे ना जी इंशाल्लाह, तो 30 जून पर जब आप ईयर एंड पे कैफ से जाएंगे, कैफ में जाएंगे नहीं, कैफ से जाएंगे मैं कहना ही चाह रहा था। तो जब आप फर्म में जाएंगे तो वहाँ पे आप जब ईयर एंड पे स्टॉक टेक करने जाएंगे ना, तो किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे स्टोर जो उनका होता है, जब उसके अंदर आप स्टॉक काउंट के लिए हम ऑब्जर्व करने जाते हैं ना, आप स्टोर को जब देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे बड़ी बड़ी मोटरें और बड़े बड़े इक्विपमेंट भी उनके स्टोर आइटम्स होते हैं, स्टोर है। अब वो भी स्पेयर पार्ट ही है, लेकिन उस स्पेयर पार्ट जो मोटर है उसकी ज़िंदगी हो सकता है 3 4 5 साल हो, ठीक है। अब ये सारी सिचुएशन समझाने के बाद सवाल की तरफ मैं आता हूँ। सवाल में कहता है फॉलोइंग है इन्फॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एईएल फॉर द ईयर 15 का ड्राफ्ट है और 14-13 ऑडिटेड पड़े हैं, कुछ डाटा गिवन है। ये है असल लाइन, कहता है इन अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AEL has recognized consumption of spare parts as an expense, ठीक है। मतलब जो भी थे, जो कुछ भी पड़ा था स्टोर एंड स्पेयर में और वो लगता रहा, इस्तेमाल होता रहा, चाहे वो 1 साल से ज़्यादा ज़िंदगी वाला पार्ट था, चाहे वो 1 साल से कम वाला था, इन्होंने क्या किए रखा, ये रिकॉर्ड, रिकॉग्नाइज मतलब था रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड करते रहे उस कंजम्पशन को एज एन एक्सपेंस। अब उनको एकदम से ख्याल आया यार ये हम क्या कर रहे हैं, पॉलिसी है, ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी है कि हमने स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स को एक्सपेंस आउट करना है, कह सकते हैं वो, उनके ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी आइटम नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार ये मुनासिब पॉलिसी नहीं है, हर वो स्पेयर पार्ट जो 1 साल से ज़्यादा ज़िंदगी वाला है उसूली तौर पे उसे एसिडी कॉस्ट में ऐड होना चाहिए और डेप्रिशिएट होना चाहिए, यूज़र को ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस तरह से, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया, AEL हैज़ नाउ डिसाइडेड टू चेंज दिस पॉलिसी, इट्स अबव पॉलिसी, एंड क्लासिफाई कंजम्पशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर अंडर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज कैपिटल स्पेयर्स, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, उसको एसेट कॉस्ट का पार्ट बना रहे हैं। यानी पहले वो एंट्री करते थे प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस, ये स्टोर एंड स्पेयर कंज्यूम्ड एक्सपेंस ही है ना, एक्सपेंस, ये एक्सपेंस डेबिट स्टोर्स क्रेडिट, कैश तो खरीद लिया था, अच्छा आप ओपनिंग क्लोजिंग जीरो ज्यूम कर लें तो फिर आप डायरेक्ट कैश भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
बहरहाल कैश क्रेडिट हुआ या स्टोर स्पेयर क्रेडिट हुआ ये रेलेवेंट नहीं है हमारे सवाल की हद तक। क्यों? क्योंकि कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हो गया, किसी ने लिखा तो वो उसने इग्नोर करना था, या जिसने लिखा स्टोर्स क्रेडिट, स्टोर स्पेयर का अकाउंट क्रेडिट होना है, या दूसरी तरफ भी स्टोर स्पेस क्रेडिट होना है, तो वो तो होना था, हो गया, कुछ नहीं करना। असल लड़ाई तो ये होनी है कि हम एक्सपेंस कर गए हैं, एसेट करना था, तो वो सही करने के लिए इतना रेलेवेंट नहीं। बाल फिलहाल छोड़ो उस बात को, जो मैं बात समझा रहा हूँ वो तो समझे। ये करते रहे एंट्री एक्सपेंस डेबिट स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्रेडिट। अब वो कह रहे हैं हम इस पॉलिसी को बदलना चाहते हैं और हम एंट्री करना चाहते हैं उन स्पेयर्स की, शायद इसके अंदर कुछ छोटे वाले हों, कुछ बड़े वाले हों, लाइफ वाले, ठीक है ना, इन स्पेयर्स की एंट्री, उन स्पेयर्स की एंट्री जो साल से ज्यादा जिंदगी रखते हों, वो करना चाहते हैं एसेट डेबिट स्पेयर्स क्रेडिट। ठीक है। अब पिछले कुछ अरसे के अंदर वो सारे के सारे ही एक्सपेंस आउट करते आ रहे थे, अब ये पॉलिसी चेंज हुई है तो पॉलिसी चेंज को तो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उन्होंने हमें ये डाटा दिया, कहने लगे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू कैपिटल स्पेयर्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग पास्ट 3 years। कहने लगे जो पिछले 3 साल में आपने कैपिटल स्पेयर्स को एक्सपेंस बना दिया था ना, कंज्यूम कर लिए थे, ठीक है, उनकी डिटेल ये है। 13 में 55 का था, एक 55 के स्पेयर पार्ट से जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो उनको आपने एक्सपेंस आउट किया हुआ है। क्या मतलब? होना चाहिए था इस नई पॉलिसी के हिसाब से, होना चाहिए था पीपीई लिखा हुआ ना, होना चाहिए था पीपीई डेबिट, किसी ने कैश लिखा, किसी ने स्पेयर्स लिखा, कोई बात नहीं, खैर है, उसको बाद में देखते हैं। होना चाहिए था पीपीई डेबिट स्पेयर्स क्रेडिट, और करते रहे हम एक्सपेंस डेबिट स्पेयर्स या कैश क्रेडिट, जो भी लिखना है आप, ठीक है। अब ये पॉलिसी चेंज करनी है तो हम क्या कह रहे हैं, पीपीई को कर दो डेबिट और जो एक्सपेंस डेबिट हुआ था वो कर दो क्रेडिट। टोटल अमाउंट की कोई जरूरत नहीं है, वो वाली अमाउंट जो कैपिटल स्पेयर्स की थी जिसे एक एसेट में डालना था उसे नहीं डाला था, सिर्फ वो बता दो, उसने बता दिया हमें, अब हम इसको कर लेंगे। ये बात समझे हो? ये सारी कहानी समझ आ गई, मसला ही हल हो गया। फिर अब वर्किंग 1 करेंगे यहां पे हम, ठीक है। और इधर देखें, उससे पहले वो छोटी सी मैं ऐसी एंट्री कर दिया करता हूं आपके लिए कि हम कह रहे हैं जी न्यू पॉलिसी के हिसाब से देखें तो होना चाहिए था पीपीई डेबिट स्टोर्स क्रेडिट। किसी ने कैश लिखा तो भी खैर है, क्यों? क्योंकि इसकी तो लड़ाई नहीं होनी स्टोर स्पेयर्स की, ठीक है ना, ओरिजिनल और रॉन्ग में सेम ही होना है ना, बहरहाल सवाल की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना। बहरहाल होना चाहिए था चेंज नई पॉलिसी के हिसाब से तो पीपीई डेबिट होना चाहिए था, लेकिन पुरानी पॉलिसी में क्या होता रहा, स्टोर्स स्पेयर कंज्यूम्ड, सिर्फ एक्सपेंस लिख दो, एक्सपेंस डेबिट और स्टोर्स क्रेडिट, स्टोर स्पेयर्स क्रेडिट, ठीक है जी। अब हम करना चाहते हैं सिचुएशन को चेंज, बदलना चाहते हैं, तो फिर पीपीई डेबिट कर देंगे और एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? चलो सवाल शुरू करते हैं फिर। जी छोटे बड़े पार्ट करके अभी बताता हूँ बेटा, पहले मैं ज़रा कर लूँ 2-3 एंट्रीज, फिर आपके साथ मैं थोड़ा सा गपशप लगा लेता हूँ। वैसे क्या कह रहे हो, दोबारा पूछो। हाँ नहीं लिखा हुआ, लिखा तो हुआ है यार, लिखा तो हुआ है, ये तो मैंने एग्जाम्पल बनाई, लेकिन लिखा तो हुआ है कैपिटल स्पेयर्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, वो मैंने वो एग्जाम्पल से समझाया ना आपको। अब ये नॉलेज तो आपके प्रैक्टिकली आपको जाके ही नजर आएगा, और उसकी बात लिखी पर्चे में ऐसे ही होती है। जैसे कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हम क्या कहते हैं, ये एसेट खरीदा है। अब कहाँ लिखा होता है कि एसेट खरीदा है, एक्सपेंस ही तो है, बस कुछ चीज़ें फिर हमें एग्जाम्पल से समझाया बस आपको। अच्छा जी, हम किस साल में खड़े हैं? ईयर एंड 31 दिसंबर है, ठीक है। और कितने साल्स का डाटा गिवन है? 13, 14 और 15। ये 13, ये 14, ये 15, ठीक है। अब शुरू करते हैं काम। 13 में 55 रुपए के पार्ट्स को हमने एक्सपेंस डेबिट स्टोर या कैश क्रेडिट किया हुआ है। हम कह रहे हैं ये 55 पीपीई डेबिट कैश या स्पेयर क्रेडिट होना चाहिए था, कर लो पीपीई डेबिट, एक्सपेंस को क्रेडिट, ठीक है जी। तो पीपीई डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट 50
5। अब लंबी सोच क्या है, वो जी एक एसेट रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अब हमने कर लिया। जब रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो डेप्रिशिएट नहीं हुआ था, अब डेप्रिशिएट करेंगे। तो भाई सादा बात है, रेक्टिफाइंग एंट्री में देखो एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। एसेट बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा लो, एसेट कम हो रहा है डेप्रिसिएशन को भी कम कर लो। तो एसेट डेबिट यानी बढ़ गया तो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा लो। डेप्रिसिएशन बढ़ाने की एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपीई, आसानी के लिए पीपीई को ही क्रेडिट कर दिया करो, एंट्रीज करना आसान होती है। ठीक है, हाँ भाई डेप्रिसिएशन भी निकाल लेते हैं। 55 है ना एसेट की कॉस्ट, सवाल में उसने लाइफ दे दी, इसकी लाइफ है 5 साल, यूजफुल लाइफ टू बी ऑफ द इशूड पार्ट्स, और साथ ही उसने बताया था कि डेप्रिसिएशन ऑन दीज पार्ट्स इज टू बी चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर यूजफुल लाइफ। ना भी कहता तो हम खामोशी में भी यही काम करते हैं। ठीक है, तो 55/5 और खामोश है ना डेट के बारे में पूरा साल, क्योंकि हमारी असम्पशन ही यही है, अगर एडिशन या डिस्पोजल के बारे में सवाल खामोश हो तो साल का पहला दिन अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो 11 और 11 डन। अच्छा भाई साथ साथ नोट नहीं कर रहे, मुझे पता है आप लोग, मैं टाइम दूंगा आपको नोट करने का, प्लीज। आप इधर देखें प्लीज, सबकी तवज्जो। ये वाली एंट्री अगले साल नहीं होगी ना, उससे अगले साल होगी, लेकिन ये गलती चूंकि एसिड की थी तो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट तो अगले दोनों साल में आएगा। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेम ही रहनी डेप्शन। पीपीई क्रेडिट 11 से और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट 11 से। कोई मसला? आज तक हमारा ये मार्कर नहीं निकला था एडजस्टमेंट्स के अलावा, लेकिन आज इसकी जरूरत पड़ गई। आगे आओ। 14 के साल में भी ऐसा ही हुआ था कि कुछ एक्सपेंस कर दिया हमने कैपिटलाइज होने वाले पार्ट्स को, तो हम उसको अब एक्सपेंस से रिवर्स करके एसेट में ऐड करना चाह रहे हैं। तो 39 से पीपीई, अब ये एंट्री ये वाली दोबारा नहीं हो रही है और उसको वापस नहीं लेके जाना, वो 14 की गलती है बस। ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे जी पीपीई डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट कर दो। ठीक है जी, कितने से? 39। ठीक हो गया। अब इस एंट्री ने दोबारा आगे नहीं होना, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन है और वो 2 साल की आएगी। तो डेप्रिसिएशन, एसेट बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा दें। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट, और कॉस्ट कितनी है जी? 39। लाइफ सवाल में गिवन है 3 इयर्स। ठीक है जी, तो डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 30। अच्छा भाई, ऐसे जैसे पहाड़ी इलाके में फिर रहा हूँ। एक बार 13 एक और जी सैटेलाइट का मसला है यहाँ पे भाई। अब ये अगले साल ये एंट्री तो नहीं होनी, लेकिन डेप्रिसिएशन की एंट्री तो अगले साल भी होगी। ठीक है, बस एक बार हंस लिया, बस चुप कर दो, अब शोखे ना हो जाएगा। इज्जत भी रास आने दिया करो खुद को जी। डेप्रिसिएशन डेबिट पीपीई क्रेडिट। ठीक है जी, रीस्टेटेड वाला मार्कर भी आज नहीं बचा, ये भी यूज होने जा रहा है। क्यों? 15 के अंदर भी ये 44 से एंट्री करनी है हमने, तो ये एंट्री ना ये एंट्री रिपीट हुई, ये तो इस साल की अपनी एंट्री है। तो पीपीई डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट 44। अब एसेट बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी, अब इस वाले एसेट की डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आ गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट, ये है 44 और इसकी लाइफ दी हुई है 4, तो ये भी 11 आ गया 11 आपका। चलिए, अच्छा दोबारा नहीं समझा रहा, मसूद समझ लो कुछ। ओके, अब सॉल्यूशन के अंदर शायद वो वर्किंग इकट्ठी कारकुर के एक ही बार फिगर निकाली हुई थी, कोई नहीं, हम अपने तरीके से चलेंगे।
सुकून से सारी बात समझ आ जाएगी। ठीक है, नहीं देखा था? हाँ जी, क्वेश्चन क्या है मंसूर इसमें? दोबारा का मतलब पता है क्या है? दोबारा का मतलब है मैं यहाँ से बात शुरू करूँ स्टेशनरी के एस से, बल्कि उससे पहले वाला सलाम भी कर दूँ, फिर चलते 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 यहाँ पे रोकूँ और फिर आपको हाँ दोबारा हो गया। क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा करो बेटा। पूछें जी, क्वेश्चन क्या है बेटा? जी ये चेक करो, डिजाइन चेक करो आज। सुभान अल्लाह, कहता है उल्टी पौड़ी। अच्छा जी, पौड़ी मीन्स सीढ़ी, स्टेयर्स। अच्छा जी, सवाल हो गया? जवाब कर लेते हैं अब। क्या क्या मांगा हुआ उसने? चेंज इन इक्विटी मांगी है, फाइनेंशियल पोजीशन मांगी है, कंप्रिहेंसिव इनकम मांगी है। जब ये तीनों मांग लिए तो हम अपनी तरतीब से चलेंगे। पहले इनकम स्टेटमेंट, फिर बैलेंस, फिर चेंज इन इक्विटी, फिर बैलेंस शीट। हाँ बेटा रिट्रोस्पेक्टिव ही आ रहे हैं ना। 13 का एसेट, 13 में एसेट रिकॉर्ड नहीं हुआ तो 13 में रिकॉर्ड कर दिया बेटा। 14 वाली डेप्रिसिएशन, ये एसेट ही 14 में आ रहा है, इसकी डेप्रिसिएशन तो पीछे नहीं ना जानी। एक्सपेंस 14 में एक गलत एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया था ना, उसको 14 में सही कर दिया। अब इस एसेट के असरात इससे ऑनवर्ड ही चलेंगे ना, इसलिए तो मैंने कलर अलग अलग किए। ये रिट्रो, हम यहाँ खड़े हैं, बल्कि यहाँ भी नहीं, ये यहाँ खड़े हैं। अब जो ब्लैक वाली गलती है वो रिट्रोस्पेक्टिवली सही करते हुए आ रहे हैं, ब्लू वाली गलती को भी रिट्रोस्पेक्टिवली ही सही करते आ रहे हैं, रेड वाली गलती को भी, वो तो यही हाल में खड़े हैं। जी स्टूडेंट, मांगी हुई है जर्नल एंट्री कंबाइन का मतलब वो जब जर्नल एंट्रीज मांगेगा सवाल में, रिक्वायर्ड नहीं था। हमने जर्नल एंट्रीज वाला वैसे ही एंड पे करना होता है, क्योंकि इस तरह एंट्री ना करोगे तो सवाल पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता। हम ये एंट्रीज ऐसे ही करते हैं, हर साल की किताबें खोल लेते हैं। हालांकि ये मुमकिन नहीं हर साल की किताबें खोलना, 15 में खड़े होकर 13-14 किताबें नहीं खोल सकते, लेकिन हम खोल लेते हैं किताबें सवाल करने के लिए बस। ठीक है, सवाल हो जाएगा। अब अगर वो कहे जनरल एंट्रीज बता दो, रिक्वायरमेंट हो, तो फिर इन दो को कंबाइन कर देंगे, एसेट्स को इकट्ठा कर लेंगे और बैलेंसिंग फिगर, लाइबिलिटीज अगर हो लाइबिलिटीज को भी इकट्ठा कर लेंगे और बैलेंसिंग फिगर जिस तरफ कम हो रिटेन अर्निंग। अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह, टेस्ट में भी हुआ होगा। ओके, कैसा हुआ था टेस्ट? 23 में से कितने बच्चों को लगता है 11.5 तो आ ही जाएंगे, पास हो जाएंगे? इतने कम को, अच्छा ये 11.5 तो आ ही जाएंगे का मतलब होता है कि इससे ज्यादा वाले भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो जितने बच्चों को लगता है कम से कम 11.5 नंबर आ जाएंगे या इससे ज्यादा, वो हाथ खड़ा करें। कितनों को लगता है पक्के फेल हैं? कोशिश भी नहीं की थी? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। चलिए शुरू करें। आप इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, बल्कि मैं क्यों शुरू करूं इनकम स्टेटमेंट? इधर आओ और नोट खलो जाओ, इधर आओ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 2003 में खड़े थे, ड्राफ्ट 2 और 1 गिवन था। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो हमें सिर्फ 3 में खड़े थे, तो 3 की इनकम स्टेटमेंट, 2 की इनकम स्टेटमेंट, उनका प्रॉफिट चाहिए होता था ना। 1 वाले को कुछ नहीं हमें चाहिए नहीं होता, क्योंकि 1 की तो हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी ही नहीं होती। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर हमें, अगर हम 15 में खड़े होते थे तो हमें रिटेन्ड अर्निंग्स 13 वाली चाहिए होती थी, 13 का क्लोजिंग यानी 14 का ओपनिंग हम यूज करते थे ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 ऐसा था, क्वेश्चन बैंक 1 किया, ये फिगर गायब हो गई, हमने निकालना सीख ली। क्वेश्चन बैंक 2 किया, ये फिगर गायब हो गई, हमने उसी तरीके से फिर निकाल लिया इस फिगर। आज क्वेश्चन 6 पे आए, अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो कामयाब वही होगा जो कंपैरिजन में क्वेश्चंस को देख सके। इस सवाल में ऐसे हुआ था, इस सवाल में ऐसे हुआ था, रट्टा थोड़ी लगाना है हर सवाल को, कॉन्सेप्ट हो ना पक्का, तो पता होना चाहिए किस सवाल में कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, और उन्हीं सिचुएशंस में से ही कोई एक सिचुएशन बना करती है सवाल के अंदर। टेस्ट में तो मैंने बहुत कम्प्रिहेंसिव सवाल डाल दिया था ना, सारा कुछ ही उसमें फेंक दिया था। लेकिन फाइट करने वालों को देखें, हिम्मत हारने वाले नंबर हारते हैं,
कैसे? गलत प्रॉफिट उठा के लिखना है, इसके नंबर हैं। अब एंट्री करने से जो डर गया उसने तो कुछ ना किया, और जिसने कोई हाथ पांव मारे तो 4 में से शायद 2 एंट्री सही होगी, 2 गलत हो गई। वो जो 2 सही हुई उनको सही पहुंचा, उनको पहुंचाने के नंबर तो थे। तो मैं पहले दिन से एक चीज पीट रहा हूं, तरले कर रहा हूं आप लोगों के कि भाई सवाल देखो, कुछ ना करके फेल होने से कुछ करके पास होना बेहतर है, ठीक है ना? क्योंकि मुझे ये पता है कि कुछ कर लोगे तो पास हो जाओगे इंशाल्लाह, क्योंकि बेटा नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और हिम्मत करते हुए जब कर रहे होते हो तो कुछ ना कुछ सही भी हो ही जाता है, ठीक है ना? तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर कुछ ना करके आ जाना पर्चे में, ये तो बेवकूफ़ी है, ठीक है ना? तो भाई फाइट करनी होगी, ओके? चलें, 12 रिजल्ट्स देखते हैं आपके इस टेस्ट के। मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस टेस्ट। अच्छा जी, चलें जी, फिर अब इनकम स्टेटमेंट है तो पहले ये 2 फिगर उठाएंगे और गलतियां सही करेंगे, फिर बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट इक्विटी है, फिर बैलेंस शीट है। तो आमिर भाई उस तरफ ले जाएं और इनकम स्टेटमेंट आप लोग बनाएं 1 मिनट के अंदर अंदर, बस 1 मिनट बहुत है। नाम नूम लिखने का और डाटा उठाने का टाइम लगता है बस। चले, इतना डिस्काउंट देता हूं मेरे फॉर्मेट बनाने के बाद से 1 मिनट। मंसूर, टेस्ट में जो इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड थी, इतना काम किया था, इसमें गलत प्रॉफिट, तो फिर क्यों कह रहे इसमें फेल हो जाना? एक तो इन बुज़दिल लोगों से मैं बड़ा तंग हूं। सेहत पहलवानों जैसी, दिल बकरी जैसा। बुज़ बकरी को कहते हैं फारसी में गालिबन। अच्छा जी, कर लेता हूं सही। पंद्रह में खड़े हैं ना, तो 15 और 14 ही चाहिए, सही तो लिखा है इनकम स्टेटमेंट। अच्छा अच्छा, वो मैं सही कर लेता हूँ। जल्दी करें जी, जल्दी करें। कितने बजे कर चुके इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट? इतने तो बड़े फटाफट हाथ खलो जाते हैं। इसी तो कहता हूँ फ्रॉडी सारे बैठे हैं इस क्लास में, और फ्रॉड ने होमवर्क किया हुआ, सारे हाथ खड़े हो जाते हैं। हो गया सवाल, समझ आ गया, यस सर यस सर। टेस्ट अगले दिन मुंह बना के बैठे होते हैं। जी चलें, रुक जाएं अब। वो परली एंट्रीज नोट करते रहना जैसे जैसे ब्रेक मिलती रहे। फिलहाल तो एंट्री सामने लिखी हुई है ना, मिटा नहीं रहा मैं, ओके? अच्छा जी, सबसे पहले जी गलत प्रॉफिट लिखें, 123 और 129। ये ऑडिटेड है, क्योंकि 15 में आप खड़े हैं तो 13 और 14 तो ऑडिट होकर यूजर के पास घर में अलमारी के ऊपर पड़े हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? तो ऑडिटेड वाला 123 और ये ड्राफ्ट वाला 129। 123 129 आ गया हमारा ब्लू मार्क अपने काम पे वापस, ठीक है जी। 13 को तो हम कुछ कह नहीं सकते इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए, इसको तो मजबूरन एक्सपेंस या इनकम का जो इम्पैक्ट होगा इसको तो हमें मजबूरन ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स में ही करना पड़ेगा एडजस्ट, ठीक है? तो इसलिए 14 और 15 की तरफ आते हैं। 14 के लिए सिर्फ 14 को देखेंगे, 15 के लिए सिर्फ 15 को देखेंगे। बैलेंस शीट नहीं है, इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है? तो आज समझे कि मैं ये वो कहते हैं ना, वो कूल डाउन क्लास है। हर रोज़ एक सवाल कराता गया हूँ, तो आज किए हुए सवाल को ही दोबारा कर रहा हूँ। एक आधे को और डिस्कस करूँगा, नया सवाल नहीं कर रहा, एक आधा होमवर्क में ऐड कर दूंगा। तो समझे रिलैक्स होने वाली क्लास थी, जो कमी बेशी है पूरी कर लेना आज, ठीक है?
होपफुली 2-1 दिन और इस पे लगेंगे टॉपिक पे अभी भी, लेकिन करते रहें, तसल्ली होगी तो आगे जाएंगे जाहिर। अच्छा जी, 14 में एक्सपेंस 39 से कम, क्रेडिट यानी कम हुआ, एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को +39। उसी 14 में एक्सपेंस 11 से बढ़ गया, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम करेगा। फिर एक्सपेंस दोबारा बढ़ गया, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम कर देगा। 14 इज ओवर। ठीक ठीक है, कर लेते हैं टोटल बाद में। 15 के लिए पहले इधर से ये वाला लिखेंगे सारा, फिर 15 पे जाएंगे। इनकम स्टेटमेंट है, 14 के साल में सिर्फ 14 को देखना है, फॉर द ईयर 15 के साल में सिर्फ 15 को देखेंगे। ठीक है, तो 15 में एक्सपेंस 44 से कम हो रहा है, मतलब क्रेडिट जो हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंस से कम होने से प्रॉफिट 44 से बढ़ेगा। फिर एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट जो है, एक्सपेंस बढ़ा, तो 3 बार एक्सपेंस बढ़ गया है, तो एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कितने कितने से, 11 से, 13 से और 11। ठीक है जी, लो जी इनकम स्टेटमेंट तैयार है। 138 और 138 पिछली, मेरे ख्याल में तो सुबह वाली क्लास में तो 138 आया था। आपने कैलकुलेटर में चेक करना, सारा पिंड कह रहा है कि 138 है। रीस्टेटेड है जी, रीस्टेटेड। 14 रीस्टेटेड क्यों है? क्योंकि 14 ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से नेट प्रॉफिट 123 निकाल के, यानी उसके पास 123 की फिगर पड़ी थी, हम इसको 138 पे ले गए। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट इज ओवर। चेंज इन इक्विटी बनानी है आपने, 1.5 मिनट है, फॉर्मेट ज़रा लेंथी होता है इसलिए 1 मिनट है मेरा फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद से। एक्सट्रैक्ट्स ही हैं क्योंकि सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल है।
कितने बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं? जल्दी करें बच्चों, बाकी भी। जी आमिर भाई, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 101 होगा। अगली दोनों फिगर्स हम यूज़ नहीं करते, ठीक है जी। तो 101 यहाँ पे लिख दूँ? इधर देखें भाई, स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी 15 की बनानी है, तो ये 15, ये 14 और ये 13, इसको यकम जनवरी 14 भी आप कह लेते हैं। अब ये 14 का साल है, ये 15 साल है। सवाल में उसने नेट प्रॉफिट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने जो भी कर लिया जी। नेट प्रॉफिट ऑफ 2014 इधर नज़र आएगा और नेट प्रॉफिट ऑफ 2015 इधर नज़र आएगा। 15 की गलतियाँ 15 के प्रॉफिट में सही की, 14 की गलतियाँ 14 के प्रॉफिट में सही की। लेकिन हमारे सवाल में इससे पीछे भी 1, 2, 3, 4, 5 साल हो सकते हैं, इस सवाल में हैं। तो फिर 13 की या उससे पहले की मज़ीद, यानी 14 से पिछले जितने भी साल हों उनकी गलतियों को कहाँ सही करेंगे? ओपनिंग में। इसलिए मुझे ये ओपनिंग 2 बार लिखना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस, और ये है वो 101 ना, ये है वो स्टार्टिंग पॉइंट। ये भी गड़बड़ है, ये फिगर भी गड़बड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लाइन आइटम डाल दिया करते थे, प्रायर ईयर। अब चाहे यहाँ पर चेंज इन एस्टीमेट, सॉरी, चाहे यहाँ पर प्रायर ईयर एरर की एडजस्टमेंट हो, चाहे चेंज इन पॉलिसी की एडजस्टमेंट हो, ठीक है ना। प्रायर ईयर एरर रेक्टिफाई करना है तब भी प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट ही है। प्रायर ईयर चेंज इन पॉलिसी का यहाँ पे इफेक्ट दिखाना है तब भी प्रायर ईयर एडजस्टमेंट ही है। तो जनरल लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं तो सुकून हो जाता है, बस एक ही बात लिखते आए हम आज तक, ठीक है। अब 15 की गलतियाँ 15 के प्रॉफिट में, 14 की गलतियाँ 14 के प्रॉफिट में, 13, 12, 11 की गलतियाँ ओपनिंग में। तो शुरू करते हैं। 13 रह गया था, देखो गोल वाले गोल दायरे से 13 रहा हुआ है जी। एक्सपेंस 13 में 55 से कम हुआ, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट, लेकिन आप अभी एक और इम्पैक्ट भी है, तो प्रॉफिट का बढ़ना पॉजिटिव 55 फिलहाल याद शुरू कर दें। प्रॉफिट थी ना, अर्निंग्स मीन्स प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स बढ़ गए, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंस 11 से बढ़ गया, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट 11 से कम हो गया। इसलिए ये सवाल खूबसूरत था। ये दोनों इम्पैक्ट्स वैसे मैंने अभी तक इस सवाल में दिखा नहीं सका था। कितना पॉजिटिव, यहाँ पे 44 पॉजिटिव आ गया। और अगर प्लस और माइनस 2 फिगर्स होती, 3 होती, 4 होती, जितनी भी हो ऐसे ही कर लेनी है। नेट में उनका आंसर नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पे नेगेटिव, नेट में प्रॉफिट कम हो रहा है। नेट में पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव लिख दो। मुश्किल या आसान? जी 140, लेकिन अब ये 145 वो नहीं है, ये वो नहीं रहा, ठीक है जी, बदल गया है भैया, कहते हैं ना ये बदल गया बिल्कुल। तो रीस्टेटेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि यकम जनवरी 14 का बैलेंस 101, अभी आप देख के आए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसके पास अलमारी में पड़ी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 101 लिखा हुआ है, तो आपने 145 लिखा है, तो रीस्टेटेड, ठीक है। फिर 14 का प्रॉफिट 138,
और इसके बारे में तो पहले ही डिसाइड किए बैठे हैं कि ये रीस्टेटेड है, तो यहाँ भी रीस्टेटेड लिखेंगे। ठीक, उसके बाद जी इनका टोटल 283, अब ये 283 ये भी रीस्टेटेड है। इसको भी कहेंगे तुम भी बदल गए, इसको भी देखे सरताज कहेगा ओ तुम भी बदल गए, तुम भी वो ना रहे, क्योंकि उसके पास जो फाइनेंस स्टेटमेंट्स पड़ी हैं उनके अंदर ये 224 आए थे। ठीक है, ले जी 15 का सही वाला प्रॉफिट उठा लो। अच्छा, अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट ना मांगा हो तो कल के सवाल की तरह से प्रॉफिट की एडजस्टमेंट यहीं पे कर लेते होते हैं हम। ठीक है, लेकिन ये रीस्टेटेड नहीं जी। ओए आपके नंबर से ज़रा ही बचा है बस, 420 से सिर्फ एक ऊपर। इसका आंसर है 420 + 1। डन। ओके, फिर आप बैलेंस शीट बना दें, पूरे 2 मिनट लें। और ये बता दूं, तीनों आइटम्स बताइएगा, तीनों आइटम। अब देखें आप, जो एंटिटी चेंज इन एस्टीमेट करे ना, सॉरी चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी करे या स्टैंडर्ड में किसी में चेंज आ जाए, तो आप उस साल में बैलेंस शीट देखेंगे तो वो बैलेंस शीट 3 साल की होगी। कभी आजमा के देखना, बल्कि यूं करना ना, दो 2013, 14, 15 की कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी की लिस्टेड की उठा के देखना। ठीक है, तो उसमें एक स्टैंडर्ड बदला था। बहरहाल एम्प्लॉय बेनिफिट का अगर किसी ने रीस्टेटमेंट की हुई हो तो नज़र आ जाए आपको, वरना मैं देख लूँगा। सर आप ही देख लें, मैं फिर ਤੁਹਾਡੀ टाइम तो बाद ही वेला होना, क्लासों तो बाद फिर दिखा दा। शाबाश, ये आखिरी मिनट चल रहा है। कितने बच्चे बना चुके बैलेंस शीट? मंसूर तुम्हें क्या हुआ है, क्यों नहीं बना रहे तुम बैलेंस शीट? फिर तुम कहते हो टेस्ट नहीं अच्छा हुआ। तुमने कोशिश की समझने की? प्लेट में जो चीज़ रख के दे दो, तुमने अगर वही खानी है, खुद कमा के नहीं खाना, तो पर्चे में तो प्लेट नहीं मिलेगी बेटा। पर्चे में तो अनसीन सवाल होगा, मैं भी साथ नहीं होऊंगा, सोल्यूशन भी नहीं होगा। तो इस दिमाग को अगर आदत नहीं डालोगे उस सिचुएशन में काम करने की, तो कभी भी नहीं करेगा। तो ये वक्त है, सवाल सामने है, टेस्ट के अंदर, क्लास वर्क के अंदर, होमवर्क, क्लास में होमवर्क दिया आपको, मत देखो सोल्यूशन, कहो जान दे दूंगा, सोल्यूशन नहीं देखूंगा, एक बार जैसे तैसे पूरा करूंगा। ये प्रैक्टिस है, ये एक्सरसाइज है दिमाग की, जो पर्चे में काम देगी। वरना बेटा पर्चे के अंदर 99 सवाल करके जाओ, पर्चे में 100वां आता है, और 100 करके जाओगे ना कि 100वें ने आना है, तो 101वें ने आना है। तो ये दिमाग को एफर्ट पे लगाओ, होमवर्क मिले
कभी भी कोई क्वेश्चन करना होना, एक बार जैसे तैसे पूरा कर दो, जुगाड़ जुगूड़ लगा के। सोल्यूशन को देखो ही मत, जैसे है ही नहीं इस दुनिया में इसका सोल्यूशन। एक बार अपनी तरफ से पूरा करके फिर जाओ, एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है, आध बजे अद्धा सही हो जाता है, फिर थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बंदा दलेर भी होता है। और अगर इस चीज की आदत नहीं डालोगे बेटा तो पेपर के अंदर ये दिमाग नहीं चलेगा। AFC इज ओवर। जैसे सवाल करो वैसे पर्चे में आ जाएं। हाँ वो नहीं होगा, वैसे आएंगे बिल्कुल, फिगर्स भी आपको जी वैसे, हाँ वो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट यूज वही होंगे। ओके जी, होगी बैलेंस शीट। भाई कितने बच्चों ने सिर्फ PPE और रिटेन्ड अर्निंग्स लिखा, तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स किन्हें लिखने सन? हद हो गई। चलो अब इधर देखो, चलो अब ठीक है, बारी बारी प्लीज। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 2013, 2014 और 2015। ये गलत फिगर्स, ये यहां तक लगा हुआ है, इधर से यहां तक लगा हुआ है। कमाल कर देते हैं आमिर भाई जी। 2105, फिर 2402, फिर 030। ठीक हो गया जी। अब बैलेंस शीट है तो 13 में तो खैर इससे पहले कुछ है नहीं, सिर्फ 13 को ही देखेंगे। 14 में 13 और 14 दोनों को, 15 में 13, 14, 15 को। ठीक है, तो 1 बाय 1 चलते हैं, स्क्वायर लगाते हैं जैसे बच्चे ने कहा अभी। ये तो एसेट PPE डेबिट यानी बढ़ा और PPE क्रेडिट यानी कम हुआ। तो 55 से PPE बढ़ा, 11 से, इधर देखो मंसूर, 55 से PPE बढ़ गया डेबिट और 11 से PPE कम हो गया। क्या रॉकेट साइंस थी इसमें? ओके नेक्स्ट। दिल नहीं कर रहा था ना सर। PPE, असल बात ये थी, पकड़े गए। PPE डेबिट यानी एसेट बढ़ गया 39 से, फिर PPE क्रेडिट 11 से, PPE क्रेडिट 13 से, तो 39 से देखने ही नहीं जाना चाहिए था आपने, मुझे उसी वक्त क्यों नहीं रोका? इंटरप्ट करना चाहिए था आपको भाई। ठीक है, याद है बात ये अब हमें। ठीक है, ये जब 14 शुरू करना है ना, 14 को देखना ही नहीं है, पहले उस तरफ जाना ही नहीं है। सबसे पहले तो कॉपी पेस्ट रीस्टार्ट किया हमने, फिर 13 से, तो उधर जाके 13 को भी नहीं देखना। 13 का काम हुआ तो बड़ा सामने उठा के इधर लिखो। अब जाओ 14 के पास, 39 से बढ़ा, 11 से कम हुआ और 13 से कम हुआ, प्लस 39 माइनस 11, 15 के लिए देखो मैं लाइन से आगे नहीं गया था, आगे मुझे रोक लिया। रीस्टार्ट, 55, 11 तो हो ही 2 दफा रहा है, चीते हो ही नहीं रहा है। अच्छा अब आया 15, अभी तो 11 तीसरी बार भी माइनस होगा, टेंशन क्यों लेते हो? बल्कि चौथी बार भी माइनस होगा, अगले साल में 2 दफा 11, छोड़ो। हो गया 13, 14 यहाँ पे। अब 15 को जाके देखते हैं। 15 में PPE 44 से बढ़ गया, इधर लिख रहा हूँ मैं जरा, प्लस 44, जगह नहीं ना रही इधर। ठीक है, 11 से PPE क्रेडिट यानी माइनस कम, 13 से PPE क्रेडिट, एसिड क्रेडिट मतलब कम हो रहा है, और 11 से PPE यानी एसिड क्रेडिट मतलब कम, माइनस 11। हम दसो 11 कितनी बारी है, गिनती करो। अच्छा जी, चलें जी, डन। बताओ 2013 49, आगे मत जाओ, ये भूल ना जाओ। री नेक्स्ट
2461 नहीं, ये रीस्टेटेड तो लिखने दो। फिर 24 फिर रीस्टेटेड तो लिखने दो। नेक्स्ट थिंग इज स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये बड़ा मुश्किल था भाई। तवज्जो सारे इधर तवज्जो करें। इधर देखो, हम पता क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं इस 420 को एक्सपेंस की बजाय एसेट में फेंक दो, तो इसकी सेहत पे क्या असर पड़ा? कुछ नहीं। हम ये तो कह रहे हैं कि एंट्री करो पीपीई डेबिट स्टोर क्रेडिट, की हुई है एक्सपेंस डेबिट स्टोर क्रेडिट। तो गड़बड़ तो पीपीई और एक्सपेंस में है, स्टोर में तो कोई नहीं है। यहां से निकल के प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बना दो या पीपीई में एसेट बना दो, कोई मसला नहीं है। ये ओपनिंग 120, ये 500, ये अगर मैं बैलेंसिंग नहीं निकालता, ये मिसाल के तौर पे गिवन है, और ये मैंने बैलेंसिंग निकालना होता, तो ये 420 फिगर तो वही रही ना। इस क्लोजिंग पे तो कोई असर नहीं पड़ा भाई। ये बात कितनों को समझ नहीं आई? तो फिर सुने आप ध्यान से। हमने क्या कहा जी कि हमने इसको ना एक्सपेंस आउट किया हुआ है। थोड़ी देर के लिए ना मैं आप अज्यूम अपने एग्जांपल वाले डाटा को बना लेते हैं हम, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कितना है, 55 है इस साल में, 2015 में, नहीं 2013 में। चलो 55 का एक्सपेंस बनाया था हमने, ठीक है? अब ये किसी तरह से हमने बनाना है। 10 रुपये इधर रख लो, और मज़ीद ख़रीदे हमने कुछ 70 रुपये के, और 80 हो गया, 25 निकाल लें। सही है या नहीं सही? 80 में से नहीं सही, नहीं सही। अच्छा अब सुनो, लेकिन मसला है कि क्लोजिंग भी बताना है। क्लोजिंग कितना बता रहे हैं? क्लोजिंग कितना बता रहे हैं? 13 में 70। अच्छा अब यहाँ पे कुछ फिगर बढ़ाओ, ये कितना बनता है? जरा डाटा बता रहा हूँ सारा अज्यूम। ये गिवन था कितना? 125। अच्छा जी, ओपनिंग फॉर एग्जाम्पल पिछले साल का क्लोजिंग था 10, और मजीद हमने खरीदा स्टोर के आइटम्स को 115, टोटल हो गए हमारे पास 125। इसमें से हमने 55 को कंज्यूम करके एक्सपेंस में फेंक दिया। ठीक है जी, डन जी। और क्लोजिंग कितना नजर आ रहा है? 70। ये हमारी एग्जांपल है, बल्कि हमारे सवाल का डाटा भी ऐसा ही। अब हमने कहा सॉरी यार, ये जो इधर एक्सपेंस, ये जो एंट्री हुई है ना एक्सपेंस डेबिट स्पेयर्स क्रेडिट, ठीक है, ये एंट्री गलत हुई है। इस एंट्री को हमने करना है पीपीई डेबिट स्पेयर्स क्रेडिट। तो कर लो, गलती तो यहां पे सही हुई। इस 70 पे क्या असर पड़ा? बात समझिए कि अभी भी समझ नहीं आई? किसको अभी भी समझ नहीं आई? क्या समझ नहीं आई आप जरा ये बताओ। नहीं, उसको चेंज नहीं कर रहे वो भाई, वो कवाली जो उधर की हुई थी, मैं यही कह रहा हूं ना। सुनो इधर, उसने अकाउंट ये बनाया था ना भाई 13 में पहले, ये तो अब हम चेंज करके ये लिख रहे हैं, ठीक है ना? तो ये गलती सही होने से इस क्लोजिंग पे तो कोई असर नहीं पड़ा। मेरा सवाल ये था, बस इतनी सी बात थी, ठीक है ना? तो और भाई और कोई है? कोई चौथी बार फिर समझो, कोई मसला नहीं, पूछ लो। अच्छा सुनो, 70, 80 और 73 पे कोई असर नहीं पड़ना। ये जो इश्यू हुआ था ना, ये स्टोर से जो निकला था बैलेंस, ये निकल के एक्सपेंस में चला गया, जाना एसेट में था। सिर्फ गड़बड़ ये है, यहां से तो ये निकला ही हुआ है, और क्लोजिंग यहां से निकलने के बाद ही हमने इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ था। इसलिए स्टोर्स की सेहत पे जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लिखा? स्टोर्स एंड स्पेयर्स जी। सवाल वाले उठा के लिखवा दो। 73, 80 और 70, ठीक है। अब पता नहीं इसी क्लास में या सुबह वाली क्लास में किसी ने इस तरह की बात पूछी थी, सर ऊपर रीस्टेटेड लिखा हुआ है, तो ये तो रीस्टेट हुआ ही नहीं। किस क्लास में थी बात? चलो, एक बच्चे ने मुझे क्लास में किसी में FR1 में पूछा, इंट्रो प्लस R1 में, जिस भी सेक्शन में पूछा था चारों में से, ये बात बच्चे ने पूछी थी कि सर ऊपर तो रीस्टेटेड लिखा हुआ है, यहाँ पे 70 तो रीस्टेट हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने उसको कहा, बेटा अभी तो ये एक्सट्रैक्ट है, अभी तो बहुत सारा कुछ यहाँ पे है ही नहीं सिरे से, यहाँ पे तो कैपिटल भी आना है।
रिटेन्ड अर्निंग्स के अलावा और भी चीज़ें हैं, शेयर प्रीमियम भी आएगा, लाइबिलिटीज भी आएंगी, फिक्स एसेट और भी आएंगे, करंट एसेट्स आएंगे, डेटर्स आएंगे, क्रेडिटर्स आएंगे, स्टॉक आएगा, कैश आएगा। तो क्या मतलब सब कुछ ही रीस्टेटेड है? नहीं, ये रीस्टेट होने वाली फिगर्स इसमें पड़ी हैं, उनकी डिटेल के लिए ये तो नोट बनाते हैं। ये नोट हम पॉलिसी चेंज का एरर का क्यों बनाते हैं? हम कहते हैं आइटम्स अफेक्टिंग एसओएफपी में क्या लिखते हैं, ये इसमें पीपीई में सिर्फ रीस्टेटमेंट आई है, या इसमें कोई जो है वो फलां लायबिलिटी में या फलां डेटर में फलां क्रेडिटर में, वो लिख के बता देते हैं उसको कि सिर्फ ये चीज़ें रीस्टेटेड हैं, सारी थोड़ी हैं। ठीक है ना? तो रीस्टेटेड का लफ्ज़ तो लिखना है। 13 की फिगर्स में से ही कुछ फिगर्स रीस्टेट हुई हैं, सारी नहीं होती, जो हुई होती हैं वो नोट में हमने लिखी होती हैं। इनकम स्टेटमेंट में जो फिगर्स रीस्टेट हुई होती हैं वो हमने लिखी होती हैं। ठीक है, चले। और रिटेन्ड अर्निंग्स तो वैसे ही आपको पता है, रेडी स्टेडी एप्पल गो पड़ी होती है। रिटेन्ड अर्निंग्स 145, हाँ ये रीस्टेटेड में है, लेकिन यहाँ से तो पता नहीं लग रहा कि 70 रीस्टेटेड है, 145 है या 2149 है, यहाँ से तो नहीं पता लगता। ये तो नोट में जाके देखेंगे कि बैलेंस शीट में कौन कौन सा आइटम रीस्टेट हुआ है, वहाँ पे सिर्फ पीपीई नजर आएगा रीस्टेट हुआ हुआ, और रिटेन्ड अर्निंग्स, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। सही है? अच्छा 283। अच्छा अब ये ना कहना ये इतने करीब करीब आगे लिखना है तो लिख लो, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी, कोई बतला नहीं, एक्सट्रैक्ट्स जो हैं बस, मैंने हेडिंग्स नहीं बनाई। अब आज का पहला होमवर्क, AEL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। नोट का कोई नंबर SS23। हुआ क्या है? प्रायर ईयर एरर नहीं सही किया आपने, पॉलिसी चेंज को रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया है। AEL हैज रिकग्नाइज्ड से लेकर आपने अंग्रेजी लिखनी है, अंग्रेजी। ठीक है जी, ये देखें अंग्रेजी लिखनी है यहां से लेकर यहां तक एज इट इज। ठीक है जी। उसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एज फॉलोज। फिर आइटम्स अफेक्टिंग SOCI 31 दिसंबर 15। ये पॉलिसी चेंज है, इसमें करंट ईयर प्रेजेंट करते हैं, एरर में नहीं करते थे, मिक्स नहीं करना। ओके, ये यहाँ पे एक एक्सपेंस आएगा, फिर एक डेप्शन आएगी, फरमाइशी प्रोग्राम, प्रॉफिट आ जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज देख लेना खुद ही, ऐसे ही होगा। फिर आइटम्स अफेक्टिंग SOFP 15, 14, 13। या फिर कल सॉल्यूशन आपको दूंगा, ये बुक में तो नहीं है क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं था, तो आप आज ट्राई कर लें। ठीक है। अच्छा यही अगर एरर होता तो 15 यहाँ पे नजर ना आता। ठीक है ना। पॉलिसी चेंज के अंदर करंट ईयर भी यहाँ पे क्या आएगा जी, पीपीई में इंक्रीज डिक्रीज और रिटेन्ड अर्निंग्स में इंक्रीज डिक्रीज। रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए आप कैपिटल इज इक्वल टू एसेट लेस लायबिलिटीज करते होते हैं। ठीक है ना।